Good morning, students. 10th class chemistry chapter first and topic is first topic अपने पास topic first limitations of chemical equation। हम केमिकल इक्वेशंस की लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। अपने पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो केमिकल इक्वेशंस प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाई थी। देन द फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल स्टेट। फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल state. The physical state of reactant and products cannot be known by a chemical reaction. Physical state of reactant and product, जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जो फिजिकल स्टेट है वो केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन के अंदर डिफाइन नहीं होता। नॉट डिफाइन मतलब कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, मतलब फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की केमिकल इक्वेशन के अंदर नहीं पता चलता। सेकंड पॉइंट अपने पास एनर्जी चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। सेकंड अपने पास जो केमिकल इक्वेशंस के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है एनर्जी चेंजेस की, मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी हमें मिलती है उससे, वो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। आइदर रिएक्शन इज एक्सो और एंडो। केमिकल इक्वेशन इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती कि सपोज कीजिए कोई भी रिएक्शन जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, इसके अंदर हीट हमें देनी पड़ रही है, हीट हमें मिल रही है, इसके अंदर केमिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रिएक्शन कंडीशंस कि नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ऑफ अ पार्टिकुलर रिएक्शन। हमें केमिकल इक्वेशन ये डिफाइन नहीं करती कि कोई भी रिएक्शन किस टेम्परेचर के ऊपर, कितने प्रेशर के ऊपर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में केमिकल इक्वेशन कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कंडीशंस के बारे में, मतलब कितना टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे कोई भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट होगी उसके बारे में नहीं पता। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फिजिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज feasibility. No information about the feasibility, the whether reaction is possible or not. feasibility मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कैन बी गिवन बाय अ केमिकल इक्वेशन। अगर मैं कोई भी केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट करता हूँ, तो उस केमिकल इक्वेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगी कि वो रिएक्शन आक्यर्स है, मतलब होगी कंप्लीट या नहीं होगी। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद केमिकल इक्वेशन में पता चले हम कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं कर सकते। ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट है, कितनी स्लो होगी, ठीक है ना, उसके बारे में केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नो इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में केमिकल इक्वेशन कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता। ठीक है। टॉपिक फर्स्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। लिमिटेशंस फॉर फिजिकल स्टेट, केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की केमिकल इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। चेंज इन एनर्जी, केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। रिएक्शन कंडीशंस, कितने टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे कोई भी रिएक्शन होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता ये। फिजिबिलिटी, रिएक्शन आकर होगी या नहीं होगी उसके बारे में नहीं बताता। स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी स्लो या कितनी फास्ट होगी उसके बारे में नहीं बताएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा।
एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एक्सटेंट के बारे में भी ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है। नाउ द टॉपिक सेकेंड, दूसरा टॉपिक अपने पास है हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब केमिकल इक्वेशन से ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है केमिकल इक्वेशन, कैसे बना सकते हैं उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है कैन बी मैंशनड आफ्टर द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। जो फिजिकल स्टेट होगी, कौन सी फिजिकल स्टेट, किसकी, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट होगी वो मेंशन करते हैं, मेंशन किसमें, एलिमेंट्स के फार्मूलेज के साथ ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल 2H2, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन स्टेट मेंशन नहीं है, अब कोई भी केमिकल इक्वेशन राइट करते हैं तो उसको ब्रैकेट में दे के स्टेट राइट कर देते हैं, जी स्टैंड्स फॉर गैसेस, प्लस O2 that is G, that is gaseous, gives 2H2O that is liquid। तो इन्फॉर्मेशन देखो, पहली डिफरेंस क्या थी कि फिजिकल स्टेट के बारे में, किसके बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में ये हमें कुछ भी नहीं बताता है ना। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव करने के लिए मैं उसको ब्रैकेट्स में राइट कर दिया मैंने कि फिजिकल स्टेट की जो लिमिटेशंस थी वो यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है। सेकेंड मेरे पास आएगा सॉल्यूशन पेयर्ड इन वाटर, जो सॉल्यूशन वाटर में होते हैं, सॉल्यूशन इन वाटर, दैट इज उनको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड एज AQ। जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे उनके ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे जी गैसेस स्टेट के लिए जी गैसियस, L हो तो लिक्विड, S हो तो सॉलिड। आप देखना बहुत से के पीछे AQ लिखा होगा, क्या लिखा होगा, AQ, दैट स्टैंड्स फॉर एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है वो, एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस सॉल्यूशन है। किस चीज़ एक्वस सॉल्यूशन है ये, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो सॉल्यूशन इन वाटर, ये सॉल्यूशन हो गया किसमें, वाटर के अंदर, क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। क्या राइट कर दिया, AQ, ब्रैकेट में क्या देगा, AQ। रिएक्ट करवाओ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हमें क्या देगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होगा, वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में होगी। तो G गैसेस, S सॉलिड, L लिक्विड और AQ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट अपने पास इसी का ही, समटाइम्स द गैसेस स्टेट प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अपवर्ड इन ब्रैकेट्स। अब रिएक्टेंट में मैंने था तो G लिख दिया, अब आपको बहुत से प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर आपको अपर एरो इस तरह का साइन मिलेगा। ठीक है। अगर ये अपर एरो का निशान है दैट मीन्स वो भी क्या है, गैसियस स्टेट को ही रिप्रेजेंट करेगी, ये चीज़ करेगी, गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी हाइड्रोजन गैस के साथ आपको इस तरह का एरो मिलेगा, यू एरो। तो इस एरो का मतलब है कि जो हाइड्रोजन है ये गैसेस फॉर्म में है और यहाँ से रिलीज हो रही है, रिएक्शन से क्या हो रही है, रिलीजिंग होगी, तो मतलब किस स्टेट में होगी वो, गैसेस स्टेट के अंदर होगी। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है अब लास्ट पॉइंट में गया था गैसेस फॉर्म के अंदर। अपने पास नेक्स्ट है फोर्थ है, अपने पास प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब सॉलिड क्रिस्टल्स बनेंगे अपने पास बहुत से प्रोडक्ट्स के अंदर, क्या बनेंगे, सॉलिड क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड,
ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत जगह पे इस तरह से एरो मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। गैसेस स्टेट था तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से था, मतलब वो रिलीज कर रही है, गैसेस स्टेट के अंदर है, रिलीज कर रही है। अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, नीचे की साइड में हो, तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा एंड रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब जिसके अंदर एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज इफ रिएक्शन इज अगर रिएक्शन बस एक्सोथर्मिक है, क्या है रिएक्शन एक्सोथर्मिक, मतलब हीट इज इवॉल्व, हीट रिलीज होती है, क्या होती है हीट इज रिलीज। तो क्या करेंगे उसके अंदर अपने जो हीट मिलेगा, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में हमें हीट मिलती है। अगर हीट आपको कहाँ मिले, प्रोडक्ट्स के अंदर, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहलाएगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें आपको ये हीट किस में मिलेगी, रिएक्टेंट के अंदर। कहाँ मिलेगी, यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर। और अगर कोई भी हीट रिएक्टेंट के अंदर है तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, जिसमें हीट क्या होती हो, रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो वह क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक। The concentration of acids and bases are mentioned by using dilute for dilute and concentration। आपको बहुत जगह पे नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, आपको DIL डॉट और CONC डॉट मिलेगा, ये दो वर्ड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। DIL और CONC, इनका मतलब क्या है कि ये एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एसिड एंड बेसिस की क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे डाइल्यूट है तो डाइल्यूट के अंदर एसिड्स या बेस कम मिलेंगे, वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन में एसिड या बेस ज़्यादा होगा, वाटर कम मिलेगा, ठीक है। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हो गया। एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड ऑफ 4 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, गिव्स कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये एसिड है, ये एसिड, क्योंकि जो डाइल्यूट या कंसनट्रेट होगा वो केवल एसिड और बेस की ही कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसकी, एसिड और बेस की, या तो एसिड की या बेस की। अब नाइट्रिक एसिड है तो इस पे लिखा होगा DIL डाइल्यूट, क्या लिखा होता है, डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट है तो इस एसिड के अंदर वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है, एसिड कम है। और अगर इसके नीचे लिखा हुआ है CONC डॉट, तो इसके अंदर एसिड की प्रेजेंस ज़्यादा है और वाटर की प्रेजेंस से कम है। तो कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट प्रेजेंट करेंगे एसिड्स और बेसिस को, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट है 7th पॉइंट अपने पास, द रिएक्शन कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट आर मेंशन्ड अबाउ द एरो। अगर मुझे कोई भी रिएक्शन करनी है और उसके लिए मैं टेम्परेचर, प्रेशर और एनी अदर कैटलिस्ट यूज़ करता हूँ, कोई भी दूसरा कैटलिस्ट यूज़ करूँ, तो टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट हम एरो के ऊपर शो करते हैं। उसको कहाँ शो करेंगे, एरो के ऊपर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया, क्या बनाएगा, ये अमोनिया बनाएगा। तो अमोनिया के लिए कंडीशन होती है कि उसके लिए टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और जो प्रेशर होना चाहिए वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन पाउडर, किसकी फॉर्म में, आयरन पाउडर की फॉर्म में। तो क्या देगा,
2NH3। तो मेरे पास जो टेम्परेचर ये हो गया, प्रेशर ये हो गया, या कैटलिस्ट जो भी हम यूज़ करते हैं ये कैटलिस्ट, तो टेम्परेचर, प्रेशर या कोई भी कैटलिस्ट हमें यूज़ करना है तो हम एरो के ऊपर यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग? एरो पे। ठीक है। अब मेरे पास लास्ट जो कंडीशन है वो है, अगर आपको कहीं पे भी सिंबल यूज़ करे डेल ऐसे, अगर आपको ये सिंबल कहीं पे भी मिलता है तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम उसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसको? दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स हीट। अगर ये सिंबल मिलेगा तो रिप्रेजेंट करेगा हीट को। किसको? हीट को। फॉर एग्जांपल 2KClO3 on heating in presence of MnO2 gives 2KCl plus 3O2। तो ये हो गया, ये डल का निशान मिल गया, ये डल ट्रायंगल फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्रायंगल फॉर्म में। तो इट मीन्स इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। ठीक है। दिस इज अ टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक वाज limitations of chemical equations, and second topic was how to make chemical equations more informative. Okay, thank you.